नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एस के संगम सर आज क्लास 6 के लिए लेकर आ गए हैं हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इससे रहने वाले हैं आपसे 37 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए आज इस क्लास का शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आज के लिए पहला क्वेश्चन। उपलब्ध सामग्री से अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहते हैं उपलब्ध सामग्री और अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी काल या युग और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इतिहास। अगला क्वेश्चन, इतिहास जानने के लिए कितने मुख्य स्रोत है? इतिहास जानने के मुख्यतः कितने स्रोत है? ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, अभिलेख कौन सा स्रोत है? ऑप्शन ए साहित्य स्रोत, ऑप्शन बी पुरातात्विक स्रोत, ऑप्शन सी आधुनिक स्रोत और ऑप्शन डी राजनीतिक स्रोत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोटोग्राफी, ऑप्शन बी इपोग्राफी, ऑप्शन सी इपिग्राफी और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पत्थर, स्तंभ, ताम्रपत्र और सिक्कों पर लिखी अभिलेख को क्या कहते हैं? कहते हैं, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुने। कह रहे पत्थर, स्तंभ, ताम्रपत्र और सिक्कों पर लिखी लेख को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तारपत्र, ऑप्शन बी भोजपत्र, ऑप्शन सी पांडुलिपि और ऑप्शन डी अभिलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा। अभिलेख कहते हैं जो कि पत्थर, दीवारों और तारपत्र, सिक्कों में आदि में जो लिखी लेख होती है वो होती है अभिलेख कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी कठोर धातु पर लिखा लेख को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी पांडुलिपि, ऑप्शन सी भोजपत्र और ऑप्शन डी तारपत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा। अभिलेख कहते हैं इसको, जो कि कठोर धातुओं पर लिखी लेख को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य स्रोत से क्या आता है? बताना है कि साहित्य स्रोत में जो आता है इनमें कौन है। ऑप्शन ए दिया गया है पांडुलिपि, ऑप्शन बी काव्यखंड, ऑप्शन सी धार्मिक ग्रंथ और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जो कि साहित्य स्रोत में आता है वो इनमें से सभी आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहा जाता है?
जो हाथ से लिखी जाती थी पहले, वो अभी क्या कहा जाता है? जो कि ऑप्शन ए दिया गया है शिलालेख, ऑप्शन बी पांडुलिपि, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पांडुलिपि कहते हैं जो कि हाथ से लिखी लेख को पांडुलिपि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तारपत्र पांडुलिपि किस नामक पेड़ के छाल से बने भोजपत्र पर लिखा जाता था? जो ऑप्शन ए दिया गया है चीर के पेड़, ऑप्शन बी भुर्ज पेड़, ऑप्शन सी साल वृक्ष और ऑप्शन डी तार वृक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भुज पत पेड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य स्रोत के लेख को किस भाषा में लिखा गया? जो साहित्य स्रोत के जो लेख था वह किस भाषा में लिखा गया? जो कि आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी तमिल भाषा और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि साहित्य स्रोत जो लिखा गया था और इनमें से सभी होगा, क्योंकि साहित्य स्रोत में ये सभी भाषा आती है। तो इनमें सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्राचीन भाषा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राचीन भाषा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन दिया गया है ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी खरोष्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि प्राकृतिक यानी कि प्राचीन रूप से भाषा जो गिना जाता है वो कौन सा भाषा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा जो कि प्राचीन भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में धर्म पर आधारित पुस्तक है। कह रहे इनमें कौन जो धर्म से रिलेटेड पुस्तक है वो बताना है। जो कि ऑप्शन ए दिया गया है वेद, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा, जो कि आपके धर्म से रिलेटेड आता है। तो ऑप्शन डी इनमें सभी पुस्तकें हैं। तो बता दूं वेद में आएंगे तो 4 वेद हैं, वो अगले अध्याय में हम जरूर बताएंगे इन चारों वेदों के बारे में। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है बौद्ध साहित्य, इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो कि गौतम बुद्ध ने इसका स्थापना किया था। और जैन साहित्य जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, जो कि महावीर ने जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक राजनीतिक पर आधारित पुस्तक है? बताना है इनमें से कौन जो कि राजनीतिक से रिलेटेड पुस्तक है। जो कि ऑप्शन ए दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी रेहला और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन ए दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो है चाणक्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसका गुरु था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी अशोक सम्राट का, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध का और ऑप्शन डी बिंदुसार का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य का गुरु था। चाणक्य जो गुरु थे किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है ऑप्शन ए अवध का शासक था, ऑप्शन बी मगध का, ऑप्शन सी वज्जी का और ऑप्शन डी अंग का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला ये सवाल है। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी संगम वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश और ऑप्शन डी पाल वंश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? जो कि ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी जरासंध, ऑप्शन सी सुसीम और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वह था बिंदुसार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सिकंदर और ऑप्शन डी अशोक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में राजाओं ने अपने शासनकाल के विशिष्ट कार्यों तथा युद्ध अभियान को किस लेख पर लिखवाता था? तो ऑप्शन ए दिया गया है अभिलेख, ऑप्शन बी तारपत्र पांडुलिपि, ऑप्शन सी ग्रंथ और ऑप्शन डी पुराण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलेख पर लिखवाता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः किन अभिलेख से ज्ञात होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सम्राट अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः किस अभिलेख से ज्ञात होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है शिलालेख, ऑप्शन बी स्तंभलेख, ऑप्शन सी गुहालेख और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो अशोक की जो जानकारी प्राप्त होती है उसके शासनकाल का, तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी अभिलेख में अशोक सम्राट का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दिया गया है हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन बी एरन अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख और ऑप्शन डी स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि सती प्रथा का वर्णन था एरन अभिलेख में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कि जमीन की खुदाई से प्राप्त होती थी उस वस्तुओं को क्या कहा जाता है? जो कि ऑप्शन ए दिया गया है इतिहासकार, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी पुरातत्वविद और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातत्वविद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरातत्व वस्तुओं के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था? जो कि पुरातत्व वस्तुओं का जो अध्ययन क्या करते थे उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए पुरातत्व, ऑप्शन बी स्तंभ, ऑप्शन सी चट्टान और ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पुरातत्व वस्तुओं का जो अध्ययन किया जाता था वो पुरातत्वविद होगा, जो कि आपका यहाँ पर होना था, वो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन ए पुरातत्विकविद कहलाता है, तो ऑप्शन ए वहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्मारक में आता है? जो ऑप्शन ए दिया गया है अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सांची स्तूप और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि स्मारक में आता है तो इनमें सभी आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतिहास के कितने काल हैं? जो ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतिहास के 3 काल हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? जो ऑप्शन ए दिया गया है 750 से 1757 तक, ऑप्शन बी 750 से 1750 तक, ऑप्शन सी 1556 से 1947 तक, ऑप्शन डी 1556 से 1948 तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओमार शीट भरें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, और उम्मीद करेंगे कि मेरा जितना भी स्टूडेंट है ये सारे क्वेश्चन उन्हें पढ़ा दिया गया था, तो मेरा जितना भी स्टूडेंट है वो सारे क्वेश्चन का आंसर सही सही देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 750 से 1757 तक। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस काल में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो चर्चा हुई थी, या चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वो कौन सा काल था? तो ऑप्शन ए दिया गया है प्राचीन काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल और ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 1750 से 1900 तक, ऑप्शन बी 1757 से 1920 तक, ऑप्शन सी 1757 से 1947 तक और ऑप्शन डी 1750 से 1948 तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1757 से 1947 तक, आज़ादी तक जो है कि आधुनिक काल मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस काल में हुआ? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कि आप लोगों को टेस्ट में भी पूछा करते हैं, और इस बार भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल और ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य विस्तारित हुआ वो किस काल में हुआ था वो कह रहा है, तो इसका आधुनिक काल होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश भारत का नाम किस कबीलों के नाम पर पड़ा? भारत देश का नाम किन कबीलों के नाम पर पड़ा था? जो कि ऑप्शन ए दिया गया है भरत, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी इंदे और ऑप्शन डी इंडस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि भरत कबीले के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है
सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? ऑप्शन ए जो दिया गया है, ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन सी स्तंभ अभिलेख और ऑप्शन डी जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जो कि हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है? जो कि हमें तो बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है और मेरा जितना भी स्टूडेंट है उससे यही उम्मीद करते हैं कि उनका सारे क्वेश्चन का आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने उसे सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए हैं ऑफलाइन क्लास में। तो आप कहीं से भी अगर वीडियो देख रहे हैं अदर स्टूडेंट, अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो संगम कोचिंग सेंटर से संपर्क करें और रिजल्ट का 100% की गारंटी रहेगी। जो कि अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ईरान तथा यूनान के लोगों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया था? ईरान तथा यूनान के लोगों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी इंडस और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडस। अगला क्वेश्चन, हमारे देश को किन लोगों ने भारत कहा? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर भारत होगा यहाँ पर। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रोमवासी, ऑप्शन बी ईरानवासी, ऑप्शन डी सी भारतवासी और ऑप्शन डी यूनानीवासी। रोमवासी यूनानीवासी ये है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो कि यूनानवासी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में भारत देश को क्या कहा जाता था? मध्यकाल में भारत, हमारे जो भारत देश है उसको क्या कहा जाने लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया गया है कुछ इस प्रकार से, आर्यावर्त, ऑप्शन बी जम्बूद्वीप, ऑप्शन सी हिंदुस्तान और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हिंदुस्तान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, हमारे देश भारत को अंग्रेज लोग क्या कहने लगे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे भारत देश को अंग्रेज लोग क्या कहने लगे थे, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है सोने की चिड़िया, ऑप्शन बी भारतवर्ष, ऑप्शन सी भारतवासी और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि अंग्रेज के द्वारा दिया गया यह नाम है ऑप्शन डी इंडिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शिक्षा अध्ययन का प्राचीन केंद्र था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन शिक्षा अध्ययन का प्राचीन केंद्र था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी मिथिला, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सही होगा, जो कि प्राचीन काल का शिक्षा केंद्र माना जाता है था। अगला क्वेश्चन, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, और आते हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ऑप्शन ए दिया गया है बाबर ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी ने और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो ये रहा आज का 37 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।